नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्यान इतिहास राजपूता पीजी कोर्स की ऑनलाइन क्लास में बार अपना स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए और फर्स्ट सेकंड ईयर में बलबन। कल हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान और राजकुमारा बलबन। ये विद्यार्थियों बलबन कौन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दास वंश का सबसे प्रभावी या महत्वाकांक्षी शासक या सबसे सफल शासक है बलबन। विद्यार्थियों बलबन है, इसका जो प्रारंभिक जीवन है इतना नहीं मालूम पड़ता, लेकिन इतना है कि ये मध्य एशिया में एक इलबारी जाति के यहाँ पर पैदा हुआ था। इसका पिता लगभग 10,000 मुसलमानों का एक नेता था। बाद में बलबन है मंगोलों के हाथ में पड़ गया। मंगोलों से बिकता ये बाद में इल्तुतमिश भी दास था, उस इल्तुतमिश ने खरीद लिया और ये दास को मारा और अपनी योग्यता से योग्यता प्रदान करता गया। जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है उस समय 40 दल का सदस्य रहता है और अमीर पद पर नियुक्त रहता है। उसके बाद में इसकी जब रजिया सुल्तान का पतन हो जाता है तो महमूद नासरुद्दीन गद्दी पर बैठता है। उससे काफी प्रधानमंत्री बनता है और नासरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद में विद्यार्थियों एक ही व्यक्ति है जो भारत में शासन सत्ता स्थापित करता है, वो कौन है? बलबन। तो लगभग ये विद्यार्थियों 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक एक लंबे कालखंड के तहत बलबन ने कार्य किए हैं। जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो इसके सामने विद्यार्थी जो भी कोई गद्दी पर बैठता है, इन मुसलमानों में क्या है, उत्तराधिकार का नियम नहीं है विद्यार्थियों। उत्तराधिकार का यानी आज हमारे हिंदुओं में तो है कि पिता मरने के बाद में उसका बेटा, आज भी हमारे यहाँ पर जब पिता मरता है तो उसके बड़े बेटे को पगड़ी पहनाई जाती है कि भाई आज के बाद में इस घर में इसकी चलेगी, इसका बड़ा बेटा ही है। ऐसे विद्यार्थियों इन मुसलमानों को उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। पिता मर गया उसके बाद में तलवार के जिसके तलवार में जितना बल होगा वही गद्दी पर बैठेगा। तो जब ये तलवार के बल पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे तो इनके सामने प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती थी। तो इनकी प्रारंभिक कठिनाई पड़ती है कि जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो इसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या है विद्यार्थियों? इनकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ इनकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या विद्यार्थियों? इन प्रारंभिक कठिनाइयों को हम देखते हुए आते हैं। प्रारंभिक कठिनाई कि बलबन जब गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की सत्ता पर बैठता है तो उसकी प्रारंभिक समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। तो उन समस्याओं में लगभग वही समस्याएं आती है विद्यार्थियों जो इसके जीवन काल में पहले आती है। तो सबसे पहले इसकी प्रारंभिक समस्याओं क्या है? शाही राजकोष का रिक्त होना। शाही राजकोष का रिक्त होना। शाही राजकोष का रिक्त होना अर्थात विद्यार्थियों जब इल्तुतमिश लगातार युद्धों में व्यस्त रहा, उसके बाद में है जो रजिया सुल्तान रही, तो उसके बाद में नासरुद्दीन महमूद रहा। तो जब ये लगातार युद्धों में व्यस्त रहे तो एकदम इल्तुतमिश का समाया तो जो शाही राजकोष था पूरी तरह से विद्यार्थियों रिक्त हो गया। अर्थात शाही राजकोष पूरी तरह से खत्म हो गया था विद्यार्थियों, इसके पास में नहीं था। इसके अलावा जब ये अराजकता का काल था, जब रजिया सुल्तान वाला काल था या फिर वही बहराम सा वाला काल था, उसमें क्या था, जो स्थानीय सरदार भी थे जो एक निश्चित आय अपने जो केंद्र को पहुंचाते रहे वो भी लोग पहुंचाने से बंद हो गए। इस तरह से शाही राजकोष का रिक्त होना ही है इसकी प्रमुख समस्या। विद्यार्थियों हर चीज का केंद्र बिंदु क्या होता है विद्यार्थियों? धन। अर्थात जब तक व्यक्ति के ऊपर में धन रहेगा वो सबसे प्रभुत्व रहेगा, संपन्न रहेगा, अर्थात वो आगे है। अगर उसके पास पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन जब धन ही रहेगा चाहे वो कितना ही बुद्धिमान कितना ही श्रेष्ठ ना हो उसका कम होता जाएगा, उससे कम होता जाएगा। सेम यही है कि इल्तुतमिश की पहली समस्या निकल रहा विद्यार्थियों शाही रोजगार का, शाही राजकोष का रिक्त होना। अर्थात इस शाही राजकोष में पूरी तरह से एक तरह से रिक्त हो गया इस शाही राजकोष। इस शाही राजकोष को रिक्त की सबसे बड़ी समस्या आती है। हालांकि यह बात है कि दरबार में शाही घोड़े भी मिलना एक तरह से असंभव हो गया था। दूसरी समस्या होती है विद्यार्थियों, इसकी दूसरी समस्या होती है चालीसा दल। अर्थात इस चालीसा दल की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश चालीसा दल का गठन करता है विद्यार्थियों। वो क्यों करता है? क्योंकि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो उसकी व्यवस्थाएं कमजोर होती है। तो उसने ये सोचा कि मैं 40 लोगों अपने विश्वास पात्र लोगों का मैं एक दल बनाऊंगा और उनको ऊंचे पदों पर बैठाऊंगा। जब उनको ऊंचे पदों
40 दल का बनाने का उद्देश्य था। बलबन भी जो 40 दल का सदस्य रह सकता, लेकिन अब बलबन की कहावत कहाँ पे आती है, ये 40 दल है अपने आप में इतना शक्तिशाली बन गया कि ये चाहे तो राजा को भी हटा दे, ये राजा को भी एकदम से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। एक तरह से षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। जो ये 40 दल है जो षड्यंत्रों का अड्डा बन गया, विद्यार्थियों षड्यंत्रों का अड्डा बन गया कौन, ये 40 दल। तो अब समस्या होने लगी कि बलबन जो 40 दल का सदस्य रह चुका था और इसने देखा था कि 40 दल कैसे काम करता है, कैसे गुटबाजी करता है, तो उससे इसका पर्पस था कि राजा की मदद करने के लिए, लेकिन आगे राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। तो बलबन का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण था 40 दल। अगर ये 40 दल रहेगा तो हमारा 40 दल हमारे पास में रहता है तो मेरी सत्ता चली जाएगा। अर्थात ये 40 दल इतना पावरफुल हो गया, इतना षड्यंत्र रचने लग गया कि ये चाहे तो राजा की को सम्राट को एक तरह से गद्दी से हटा सकता है। तो उसकी दूसरी समस्या के विद्यार्थियों 40 दल। इसकी दूसरी समस्या आरंभ हो गई 40 दल। एक पहली समस्या क्या है, शाही राजकोष का रिक्त होना, उसके पास में धन का अभाव हो गया था, अर्थात जो शाही राजकोष है वो रिक्त हो गया था क्योंकि उसके पास में जो प्रांतों से धन आ रहा था वो धन नहीं था, लगातार युद्ध था, उसमें युद्धों के विद्यार्थियों आज भी है पूरी दुनिया युद्धों से बचती है। चाइना और इंडिया इतना ज़्यादा जबरदस्त वो हो गया, वार हो गया, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया में युद्ध नहीं हुआ, कूटनीति से हल निकाले जा रहे। क्यों कि कोई भी देश युद्ध नहीं करना चाहता। अगर एक देश युद्ध करेगा तो लगभग 10 से 15 साल पीछे चला जाएगा और कोई भी देश आज अपने आप में पीछे नहीं जाना चाहता। तो इसलिए युद्ध कम से कम होने चाहिए, लोग युद्ध नहीं करते। दूसरा है 40 दल का गठन है, इस 40 दल का गठन भी ये आती है। तीसरे समस्या विद्यार्थियों इन मैंने कल बताया था आपको, बच्चे किसमें बताया था, मेवातियों की समस्या। मेवातियों की समस्या, ये जो मेवाती होते हैं विद्यार्थियों, ये मेवाती क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि जो अलवर और जो अलवर भरतपुर और जो दिल्ली वाला भाग है ये है मेवात वाला प्रदेश, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों मेवात प्रदेश। और इस मेवात प्रदेश में क्या पहले कौन थे, हिंदू थे, लेकिन महमूद गजनवी के समय इनको मुसलमान बनाया गया और अब ये कट्टर मुसलमान हो गए विद्यार्थियों, अब ये कट्टर मुस्लिम हो गए, कट्टर से कट्टर मुस्लिम बन जाते हैं। तो इन मेवातियों क्या एक उपद्रव ज्यादा करते थे, अर्थात जो शाही राजकोष लेके आ उसको लूट लेते थे, जगह जगह पर तो डकैत थे, जो डकैत होते हैं ऐसे डकैत लोग करते थे। तो कई बार दिल्ली के आसपास तक भी करते थे। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है मेवातियों की। चौथी समस्या आती है विद्यार्थियों जो राजपूत राज्य थे, जैसे कि बुंदेलखंड, मालवा, राजस्थान, राजपूताना, ये जो राजपूत राज्य थे, एक तरह से ये राजपूत राज्य थे, ये आप में थोड़ा सा ही अर्थात ये तरह से थोड़ा ढीला हुआ और अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं और जो भी स्वतंत्र होने लगे स्वतंत्र राज्य की तरफ से अपने काम करने लगे। तो बुंदेलखंड यानी राजपूत राज्यों का स्वतंत्र होना। और एक पांचवी अंतिम प्रश्न मंगोलों का भय, मंगोलों का भय अर्थात जो अपनी पश्चिमोत्तर सीमा थी ये हमेशा किसके विपरीत थी, ये जो पश्चिमोत्तर सीमा थी, इस पश्चिमोत्तर सीमा में विद्यार्थियों हमेशा युद्ध होते रहते थे। इन पश्चिमोत्तर सीमा में हमेशा इन मंगोलों का भय बना रहता, आक्रमण बना रहता। मंगोल विद्यार्थियों सबसे पहले चंगेज का आता है, ये चीन साइड से आता है, एक आदिवासी जनजाति है और ये सिर्फ युद्ध प्राय है मंगोल, इनको तो मारना काटना ही आता है, इनके अलावा कुछ नहीं था। तो एक तरह से बर्बर है, भयंकर, अगर किसी पर आक्रमण कर दे तो वहां का विनाश है, संभाल नहीं करते। तो इस तरह इन मंगोलों का आक्रमण हमेशा बनाया गया। तो ये 4 कारण है, 5 कारण है जो बलबन की प्रारंभिक घटनाएं, शाही राजकोष का रिक्त होना, 40 दल का गठन, मेवातियों की समस्या, जो राजपूत राजा है उनकी समस्या और मंगोलों का भय, ये 5 प्रारंभिक समस्याएं बलबन की जो अपने साम्राज्य को एक साम्राज्य में गद्दी पर बैठा तो एक 5 समस्या के पास में विद्वान थी। अब बलबन है बुद्धिमान व्यक्ति है, पहले लगभग है 20 साल तक महमूद नासुद्दीन जब गद्दी पर बैठता तो प्रधानमंत्री ये था, पूरा शासन ये चला रहा था। तो इसने पूरी तरीके से है अनुभव प्राप्त किया था कि कैसे शासन सत्ता को चलाया जाए। जैसे विद्यार्थियों किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने से पहले राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जैसे कि अपना नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री है, लेकिन 15 साल वह गुजरात का मुख्यमंत्री रहा। क्यों रहा विद्यार्थियों, क्योंकि उसको शासन प्रशासन ये सारे चलाने में
सीख जाए, हर चीज़ को बारीकी से देख जाए। अब है बीजेपी का एक एजेंडा है कि इस बार योगी को लेके आएंगे लगभग 2029 के आसपास, तो वो उसको यूपी का मुख्यमंत्री बना रखा, ताकि वो भी अपनी इन क्रियाओं को सिखाए कैसे राज्य को चलाया जाता है, कैसे देश को चलाया जाता है। ऐसे बलबन ने लगभग 20 साल महमूद नासिरुद्दीन का देश को चलाया था, तो उन समस्याओं से वाकिफ था। तो उसने सबसे पहले क्या एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, और वो क्या है, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत, ये राजत्व का सिद्धांत विद्यार्थियों एक आता है बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का राजत्व सिद्धांत ये विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। ये लगभग 5 नंबर वाले क्वेश्चन में था कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को समझे। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या है, तो बलबन ने क्या किया कि समस्या को देखा, गद्दी पर बैठता है और अपने एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, एक अपना मत प्रतिपादित करता है। और उस बलबन के सिद्धांत में क्या है कि जो राजा होता है या जो सम्राट होता है, उसमें ईश्वरीय ज्योति विद्यमान होती है। ईश्वरीय ज्योति विद्यमान होती है, अर्थात इसमें ईश्वरीय ज्योति विद्यमान होती है विद्यार्थियों। अर्थात जो बलबन था उसका सिद्धांत है कि जो राजा होता है, जो सम्राट बनता है, उसमें ईश्वरीय ज्योति विद्यमान होती है, अर्थात अल्लाह के बाद में वही धरती पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, बाकी सब निम्न है। इसके बलबन के सिद्धांत में 4-5 बातें हैं कि ईश्वर की ज्योति से विद्वान होती है, तो अल्लाह के बाद में वही धरती पर सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसमें ईश्वर का एक अंश होता है, तभी वो राजा बनता है। और अल्लाह है जो विशेष लोग जो कुछ विशेष रूप से आते हैं या फिर कुछ शाही खानदान से आते हैं, वो उसके उत्तराधिकारी बनते हैं। अर्थात ईश्वर की जो अल्लाह की किसी पर मेहरबानी होता है वही राजा बनता है। आम व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, जिसमें उसकी मेहरबानी होती है, जिसमें उस ईश्वर का अंश होता है, वही मेहरबान होता है, वही गद्दी पर बैठता है। और बलबन ने अपना जो इराक था, वहाँ का एक प्रसिद्ध वंश था, राजवंश था, उससे अपना संबंध जोड़ा कि मैं उसका एक वंशज हूँ, इसलिए मैं गद्दी पर बैठा हूँ। तो इस तरह से बलबन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। उसमें देखा जाए कि सम्राट में ईश्वर ज्योति विद्यमान रही, वो एक अच्छा व्यक्ति था, उसको अर्थात अल्लाह के बाद में धरती पर वही था, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, प्रजा को आंख मूंद कर उसके निर्णय पर भरोसा करना चाहिए। वो आपका रक्षक है, पालक है, संगारक है, अर्थात वो जो भी कुछ करेगा आपके भले के लिए करेगा, आपके भले के लिए नहीं करेगा, और जो उससे करवाएगा वो ईश्वर ही करवाएगा। ये सारा एक तरह से बलबन का राजत्व सिद्धांत है। उसमें कहा गया कि जो दरबार के मुख्य दरबारी थे, बड़े बड़े व्यक्ति होते थे, वो भी उससे सीधे भेंट नहीं कर सकते। अर्थात इसने अपने बलबन के सिद्धांत में प्रजा और जो दरबार के जो मंत्रीगण थे उनसे दूरी रखे। अर्थात सम्राट तो क्या है, एक ईश्वर का रूप है, अर्थात ईश्वर का अंश है, और आप लोग जो आ रहे हो ना, आप निम्न हो, तो वो भी उनसे डिस्टेंस होकर बात करते हैं। जिसका वजीर ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का हो, वो भी एक अनुमति लेने के बाद भी राजा के पास जाता। तो ये एक तरह से बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें क्या कि तो एक तरह से अपने आप को ईश्वर का अंश ठहराने की कोशिश किया कि मैं ईश्वर हूँ और आपको मुझसे डरना चाहिए, आप लोगों को मुझसे डरना चाहिए, मैं जो करूँगा आपकी भलाई के लिए करूँगा। तो इस बलबन इस राजत्व के सिद्धांत को उसने प्रतिबंध किया, और काफ़ी हद तक है जो उसका वजीर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उसका सेनानायक हो, वो भी उसे एक अनुमति लेकर ही मिलते थे। उसके बाद में वो एक नई वेशभूषा अर्थात पूरा एक ऐसा कपड़ा पहन कर आता था जो सर से लेकर पैर तक एक ही होता था। अर्थात जैसे राज की अर्थात देवते जैसे देवता लोग पहनते थे, वैसे एक वेशभूषा पहनकर वो दरबार में आता था। उसको घरे दरबार में इस बलबन का बेटा मर जाता है, तो जब बलबन का बेटा मर गया तो घर दरबार में वो विचलित हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह का काम हो गया। और उसके बाद में इतिहासकार कहते हैं कि जब बलबन अपना अलग कमरे में था तो घुट घुट कर रोता था कि मेरा बेटा मर गया, वही एक योग्य बेटा था। बाकी राज दरबार में ये सबके सामने मर गया तो कोई बात नहीं, वो शहीद हुआ है एक तरह से अपने धर्म के लिए, उसने जिहाद के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो ये राजत्व का सिद्धांत विद्यार्थी अर्थात अपने आप को औरों से अलग रखना, खुद को देवी स्वरूप बताना, और एक वैसी वेशभूषा पहनना। उसके मंत्री भी उसकी आज्ञा कर लेने के बाद भी उससे मिलने के आते थे। तो एक उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया जो राजत्व का सिद्धांत विद्यार्थियों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है, और ये बड़ा एक तरह से कि महत्वपूर्ण है। इसमें है उसमें कुछ 4 बातों को भी दिया कि उसने कुछ बातें भी दी इसमें कि जो प्रजा को है, जो राजा से डरना चाहिए, राजा ईमानदार होता है, और अल्लाह की विशेष कृपा होती है तभी वो गद्दी पर बैठा है, और जो राजा है जो न्यायपूर्ण कार्य करता है, चोरी डकैती से बचना चाहिए। ये सब बातें हैं वो जो अपने आप
उसके अलावा है वह इस तरह से वो एक तरह से जन कल्याण की भावना, अर्थात जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था ये राजत्व का सिद्धांत। जन कल्याण की भावना से अर्थात जो भी कोई निर्णय होंगे जनता के पक्ष में होंगे, विपक्ष में नहीं होंगे। तो ये तो विद्यार्थियों उसका राजत्व सिद्धांत है, बलबन का राजत्व सिद्धांत है, जो प्रतिपादित करता है कौन? बलबन अपने आप में प्रतिपादित करता है विद्यार्थियों। उस बाद में आता है उसने अपने आप में दूसरी बिंदु बात उसने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाया। केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाया, अर्थात उसके सामने जो समस्याएं थी उन समस्याओं को महत्वपूर्ण तरीके से करता है। और सबसे पहले कहता है कि केंद्रीय अर्थात जो केंद्र था उसको सुदृढ़ बनाता है, अर्थात मजबूत बनाता है इस केंद्रीय व्यवस्था को। जैसे विद्यार्थियों कि उसके जो पद थे, जैसे कि वजीर वाला पद था, सेनानायक वाला पद था, इन पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बैठाना शुरू किया। जैसे कि उसने कि जो एक तरह से कि अलग थे, जैसे कि केंद्रीय शासन व्यवस्था की दीवाने इंसान, दीवाने वजीर, दीवाने सेनानायक, ऐसे पद थे, उन पर अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बैठाना शुरू किया। और जैसे लगभग ये अपना भारत है और इस भारत में है ये बदायूं आ गया, ये हंसी आ गया, ये हिसार आ गया। तो ऐसे जो जगह है, तो हिसार का सूबेदार है, उसको मालूम पड़ा कि वो गलत काम कर रहा है, इसे खिलाफ से करना चाहे, तो सूबेदार का ट्रांसफर करके बदायूं भेज दिया, बदायूं वाले को हंसी भेज दिया, हंसी वाले को ग्वालियर भेज दिया, ग्वालियर वाले को मुल्तान भेज दिया, मुल्तान वाले को मालवा भेज दिया। ऐसे ट्रांसफर आजकल अपने ट्रांसफर होते हैं ना, ऐसे ऊपर ट्रांसफर करता ना, ताकि वो लोग षड्यंत्र नहीं कर पाए और अपनी केंद्र शक्ति को उन्होंने मजबूत किया। इस केंद्र शक्ति को मजबूत करता है और जो सुविधा है उनका ट्रांसफर करता है, तो काफी हद तक ये षड्यंत्र न रच पाए, उनकी जो केंद्र शासन है वो अपने आप में सुदृढ़ बनता गया। उसके बाद में आते विद्यार्थियों सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन करता है, अब इसमें क्या है कि सेना के पुनर्गठन में कि बूढ़े लोग रो रहे, जैसे कि सेना किसके हाथ में थे? सामंतों के हाथ में थे। और जब उसको युद्ध करना है तो सामंत है, जैसे कोई लकड़ी का काम करने वाला है, कोई लोहे का काम करने वाला है, इनको भी अर्थात आम व्यक्तियों को भी सेना में भर्ती करके उनको युद्ध के लिए ले जाते। तो जो भी परिशिष्ट नहीं थे, योग्य नहीं थे, उनको भी सेना में दिखा दिया। तो बलबन ने क्या किया? अपने योग्य को एक अर्थात योग्यता के आधार पर दिया, सेना का पुनर्गठन किया। जो वृद्ध है उनको सेवानिवृत्त कर दिया, उनको बेटों को लेने लगा, उनके पोतों को लेने लगा। इनके अलावा है जो पहले खालसा नगद वेतन दिया जाता था, पहले क्या दिया था? नगद वेतन दिया जाता, अब उनको खालसा भूमि दी जाने लगी। इन सैनिकों का वर्गीकरण किया गया कि श्रेष्ठ सेना ये होगी, ये घुड़सवार सेना होगी, ये हाथी सेना होगी, ये पैदल सेना होगी। इन सेनाओं का वर्गीकरण करता है। और एक तरह से कि जो पहले जो खालसा भूमि होते थे, अर्थात खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि होती थी, ये क्या होती थी? सरकारी भूमि होती थी विद्यार्थियों। इस सरकारी भूमि को उसने क्या कर दिया था कि मना कर दिया। जब पहले की वो सेना लड़ने जाती है तो खालसा भूमि अर्थात उस भूमि का टुकड़ा देता है, भैया तुझे मैं देता हूँ और तू मेरी सेना में जा। अब उसकी जगह उसने क्या कर दिया कि भूमि की जगह उन्होंने नगद वेतन देना शुरू कर दिया। नगद वेतन अर्थात आपको 9 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे, इधर से जो भी उनकी थी उनको नगद वेतन दिया जाने लगा। इनको इन सैनिकों को वृद्ध सिपाहियों को निकाल दिया गया और उन्होंने क्या आपको निकाल दिया। उन वृद्ध सिपाहियों को जो निकाला उनको खालसा भूमि दी कि आप अपना जीवन यापन इन खालसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि आवंटित कर दी, मैं आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। और घोड़े की दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा सर्वप्रथम बलबन ने शुरू की थी। बलबन अर्थात घोड़े दागने क्या था कि अब जो सेना थी वो इन सूबेदारों के अधीन थी और जो गवर्नमेंट की तरफ से अर्थात केंद्र की तरफ से तंदुरुस्त मजबूत घोड़े मिले थे, वो घोड़े किनको दिए जाते थे? अर्थात जो मुल्तान का सुल्तान है, मुल्तान के सुल्तान के पास में 10,000 की जो घुड़सवार सेना है, अब 10,000 घुड़सवार में है वह जो सूबेदार था वो सैनिक क्या करता था कि एक सैनिक को, जैसे एक सैनिक है, एक तो सैनिक है और उसको एक दे दिया घोड़ा, अर्थात एक घोड़ा एक सैनिक दे दिया और उनको मानो कि 10 रुपए तो घोड़े के सामान के दे दिए, खाने का 10 रुपए दिए। इस तरह से महीने के 20 रुपए दिए जाते थे। एक सैनिक है, सैनिक एक घुड़सवार है, सैनिक हो गया, घोड़ा हो गया उसके पास में, घोड़े की रखरखाव भी तू करेगा, लालन पालन भी तू करेगा, उसको अच्छी तरह से करेगा, तो 10 रुपए देता रखा सैनिक तो 10 रुपए घोड़े को उसको चलाया करेगा। तो इस सैनिक
वो क्या कर रहे थे, ये घोड़ा तो बेच रहे थे, तो तंदुरुस्त घोड़ा था, इस तंदुरुस्त घोड़े को बेच देते और जैसे मरियत सा घोड़ा या फिर जो खच्चर टाइप घोड़ा है, कमजोर घोड़ा, उसको ले आते थे। और जब युद्ध होता था, ये कमजोर घोड़े काम में युद्ध में काम देंगे, इसलिए पहली बार बलबन ने घोड़े दागने की प्रथा की, अर्थात जो सरकारी घोड़ा होता है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी जाती है, अर्थात आजकल जो अपनी भैंसे होती है, भैंसों के ऊपर जो टीके लग रहे हैं, कानों में कुछ डाला जा रहा है, उनकी गिरफ्त वो सरकारी मोहर है, ऐसे व्यक्ति को सरकारी मोहर लगा दी जाती है उनके, अर्थात उनको एक दाग दिया जाता था। उसके बाद उस घोड़े को न तो कोई खरीद सकता था, ना कोई बेचता है, क्योंकि ये सरकारी घोड़ा हुआ है। तो बलबन ने पहली बार घोड़े दागने की प्रथा को वो किया। उसके बाद में है ये था उसकी सेना का पुनर्गठन किया। उसके बाद में जाते हो न्याय व्यवस्था, बलबन ने जो न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बलबन ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, सुदृढ़ बनाया। बलबन ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, सुदृढ़ के मजबूत बनाता है। बलबन है जो न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाता है, अर्थात वो उन्होंने कचहरी स्थापित की। उसके बाद में न्याय का सर्वोच्च है वो खुद है, अर्थात किसी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय के लिए आता है, उसने एक न्याय का घंटा लगा लिया, आपके महल के बाहर एक घंटा लगा दिया, जो इसको न्याय चाहिए वो घंटा दबा देता है और बलबन उनको न्याय देता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर चोरी करे उसको कोड़े की सजा देते हैं, एक तरह से कि सुदृढ़ न्याय का एक तरह से सुदृढ़ न्याय व्यवस्था कायम किया। अर्थात जिसके राजत्व के सिद्धांत में ये लिखा गया था कि जो भी कोई बातें होगी व्यक्ति के सुधारों के लिए, अर्थात आम आदमी उसमें परेशान होगा तो अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। और जो डकैत है, जो यहाँ तक कि सूबेदार भी थे, उनको भी है जो समान न्याय सबके लिए समान कर दिया, चाहे बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, सभी के बराबर। अगर राज दरबार कोई दास को सूबेदार छेड़ देता है तो उसको वो दंड मिला था, एक साधारण व्यक्ति को मिलता था। तो ये न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान कर दी, इसको एक सुदृढ़ बना दिया। तो इस ये सुदृढ़ बनाने के बाद में ये न्याय व्यवस्था ने अपने आप में एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था बनाई, जिससे वो अपने आप को एक मजबूत राजा बना सका। उस बाद विद्यार्थियों गुप्तचर प्रणाली, अर्थात गुप्तचर प्रणाली का तरह से जासूस होते हैं विद्यार्थी, इन गुप्तचर प्रणाली को अपना एक कठोर बनाया। केंद्र में ये जो केंद्र है इसमें शिथिलता कब आएगी विद्यार्थियों, जब यहाँ पर जो राज्य की बाहरी सूचना, देश की बाहरी सूचना केंद्र तक नहीं पहुंचेगी। तो बलबन ने गुप्तचर प्रणाली को श्रेष्ठ बनाया, अपनी गुप्तचर प्रणाली को मजबूत बनाया कि अगर बदायूं में कोई भी हिमाकत कर रहा है या बदायूं में कोई भी व्यवस्था खराब हुई है, कोई भी राजा के प्रति षड्यंत्र रच रहा है तो उसकी तुरंत सूचना केंद्र को मिलनी चाहिए। तो इल्तुतमिश ने अपनी गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ बनाया और इसे सुदृढ़ बनाने के बाद में वो अपने राज्य को स्थापित करता। उस बाद अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करता है, वित्तीय स्थिति, इस वित्तीय स्थिति को विद्यार्थियों ठीक करता है, मजबूत करता है। क्यों करता है विद्यार्थियों वित्तीय स्थिति को मजबूत? कि जो वित्तीय स्थिति थी एक तरह से इनका राजकोष लगभग खाली हो चुका था, तो उसने है इस वित्तीय स्थिति को अपने को मजबूत किया, सुदृढ़ किया। जो राज्य स्वतंत्र हो चुके हैं उनको परतंत्र किया, दोबारा उनको अपने अधीन लेके आता है और जो आय के नए स्रोत खोजता है और इससे अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाता है। कौन? बलबन। उसके लिए है जो हिंदुओं से भी कर लिए और मुसलमानों से कर लिया, अर्थात जो कर है जो सभी से समान लिए गए, अर्थात जो भी एक तरह से कि बुंदेलखंड राजपूताना ये अपने आप में अलग हो चुके थे, उनको वापस अपने अंदर लेके आता है, अधीन लेके आता है। और जो सूबेदार नियमित रूप से हर वर्ष जो कर नहीं भेजे थे उनको करों के लिए कहता है। तो इस तरह से सुदृढ़ व्यवस्था अंदर अब जो एक मजबूत व्यवस्था बनने लगी। जैसे हमारी गवर्नमेंट पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपी 2 में घोटाले होते हैं, निरे घोटाले होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चुप रही। लेकिन जो ही बीजेपी की एनडीए की सरकार आती है उन घोटालों को बंद करती है, पूरे देश को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़े कर देते कि आज है कोई भी मंत्री या बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि जब केंद्र मजबूत होगा तो व्यवसाय अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। उनके बाद में एक व्यक्ति आता है तुर्क अमीरों का दमन। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों तुर्क अमीरों का दमन। उसके बाद में आता है जो तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीरों का दमन। ये जो तुर्क अमीर थे विद्यार्थियों, इन तुर्क अमीरों को क्या करता है कि पूरी तरह से दमन करता है। जो इसके खिलाफ
षड्यंत्र रच रहे थे तुर्क। ये क्या था, बलबन क्या था, दास था। और ये जो तुर्क थे विशुद्ध सरदार थे, इनके हमेशा ये मलाप रहता था कि भाई हम विशुद्ध तुर्क है, जो गोरे के समय से यहाँ पे है उनके वंशज है, और ये जो गुलाम है हम पर शासन कर रहे हैं। तो इस तरह से इन तुर्क अमीरों को हमेशा मलाप रहता है कि गुलाम लोग जो हमारे गुलाम हैं हम पर शासन कैसे करते हैं, तो इन गुलामों का प्रतिरोध करता है। इसलिए ये तुर्क अमीर है, हर जो जितने भी षड्यंत्र रचते हैं ये तुर्क अमीर रहते हैं, और इन तुर्क अमीरों को वो दमन करता है, इन तुर्क अमीरों का दमन करता है। उस दमन के बाद में विद्यार्थियों एक आती है मंगोल समस्या। एक अंतिम आती है विद्यार्थियों मंगोल समस्या। इन मंगोल समस्या को उसने क्या है, एक कूटनीतिक तरीके से, धैर्यपूर्ण तरीके से समाधान किया। जैसे कि ये था, ये पश्चिमोत्तर भारत था, और इस पश्चिमोत्तर में उसने क्या बनाए, किले बनाए विद्यार्थियों। उसने क्या बनाए, गढ़ बनाए, किले बनाए। अर्थात जो ये पश्चिमोत्तर सीमा थी यहाँ पर लगातार निरंतर मंगोल आते रहते थे, तो सिंधु नदी के आसपास उन्होंने क्या बनाए, किले बनाए, गढ़ बनाए, और इन गढ़ों को मजबूत रखा था। वहाँ पर एक बहुत विशाल सेना रखती थी, यातायात का साधन सुगम्य था, संचार का साधन सुगम्य था। यहाँ पर कई किले बनाए और यहाँ पर योग्य सेना नायकों को लगाया। अर्थात एक तरह से अपनी बाड़ाबंदी कर दी, एक तरह से सीमाबंदी कर दी। यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर है अनेक किले बनाए, वहाँ पर योग्य सेना नायकों को रखा, एक विशाल सेना का रखा था। उसके अलावा यातायात की सुविधा यहाँ पर अच्छी कर दी कि भाई अगर कोई मिले तो दिल्ली समाचार पहुंच सके, दिल्ली से सेना यहाँ पर तुरंत आ सके। तो सारा समाज है इस मंगोल संकट का उसने यही किया कि मंगोल संकट है वो पूरी तरह से हो। और उसके बाद में मंगोल भी समय के कई शाखाओं में बट गए थे, अलग अलग। जो पहले चंगेज खान के समय एक विशाल सेना थी, अब वो अलग अलग शाखाओं में बट गए। और उन्होंने है इस बलबन के काल में एक पहला मंगोल सेना नायक, एक सेना दल है जो वहां पर आता, शांति दूत, एक तरह से कि शांति वार्ता के लिए मंगोल एक तरह से समुदाय गठबंधन करा था। लगभग 15-20 लोग आते हैं मंगोलों के, और बलबन ने उनका दिल्ली में स्वागत करता है। इस तरह से मंगोल समस्या अर्थात कूटनीतिक से, शांति वार्ता के माध्यम से और अपने किले बनाकर ये मंगोलों की समस्या का समाधान करता है। उसके बाद में है लगभग 80 वर्ष की उम्र में है जो बलबन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में उसका बेटा केकुबाद बैठता है, उसका पुत्र बैठता है। बलबन की मृत्यु के ये यहाँ पर बलबन की मृत्यु हो जाती है विद्यार्थियों 80 वर्ष की उम्र में 1287 में। जब 1287 में मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा था केकुबाद। इस केकुबाद को गद्दी पर बैठाया जाता है, और ये केकुबाद भी है लगभग 1287 से लेकर 1290 तक शासन करते विद्यार्थियों। केकुबाद है एक एवरेज बच्चा ही रहता है, लेकिन इसको अमीर है जो गलत दारू सिगरेट में एक तरह से भोग विलास में डुबो देते हैं। वो जब भोग विलास में डुबो देते हैं तो उसका पिता केकुमर्ष, ये केकुमर्ष है जो वापस आता है, और जब यहाँ पर आता है तो इन बाप बेटों में लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद में इनका एक सेना नायक विद्यार्थियों जलालुद्दीन खिलजी इस केकुमर्ष को मारकर है, केकुमर्ष को मारकर 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और दिल्ली में जो तुर्क साम्राज्य है ये गुलाम वंश था, इस गुलाम वंश को खत्म करके क्या बनता है, खिलजी वंश बैठता है, जो खिलजी साम्राज्य गद्दी पर बैठता है। और जलालुद्दीन खिलजी बैठता है 1990 से 1994 तक। और उसके बाद विद्यार्थियों 1996 से लेकर 1313 तक है जो एक अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। तो बलबन के साथ में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, गुलाम वंश खत्म हो जाता है। उसके बाद में एक नया वंश आता है विद्यार्थियों, खिलजी वंश। ये था विद्यार्थियों खिलजी वंश। बलबन अपना में महत्वपूर्ण विद्यार्थियों पढ़ना लगभग 20 नंबर पूछना आता है। इसके राजत्व का सिद्धांत, केंद्र में शासन करना, किसी जो समस्या की उन समस्याओं उसने कैसे समाधान किया, वो सुदृढ़ थे एक व्यवस्थित साम्राज्य की नींव रखी। और गुलाम वंश का लगभग अंतिम शक्तिशाली साम्राज्य था बलबन। पढ़ते विद्यार्थियों आगे आएगा जलालुद्दीन